अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th और 10th के तमाम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं उर्दू लाजमी। सफ़ा नंबर 98 खोलिए, जिसमें अब हम इस टर्म का 4th सबक पढ़ेंगे। चौथा सबक हमने मुकम्मल करना है, जो कि एक मज़ाहिया सबक है। मज़ाहिया यानी सेंस ऑफ ह्यूमर। जब मुसन्निफ़ अपनी तहरीर में ज़रीफ़ाना अंदाज़ इस्तेमाल करे, थोड़ा तंज इस्तेमाल करके माशरे पर तनकीद करे, उसे मज़ाहिया तहरीरें कहते हैं। तो हमारे निसाब में शामिल मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तहरीर है सबक ओं, जिसे हमने पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़ अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि तारुफ़ हमें हमारे पास हमारे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। हम जब किसी भी फ़िक्रे की वजाहत करते हैं तो हमें मुसन्निफ़ का तारुफ़ मुख्तसर लिखना पड़ता है, मरकज़ी ख़याल से पहले भी। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, विलादत 1884, वफ़ात 1947। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग दिल्ली यानी हिंदुस्तान में पैदा हुए। स्कूल और कॉलेज की तालीम वहीं हासिल की। तालीम से फ़ारिग होकर हैदराबाद दक्कन चले गए। वहाँ पहले महकमा तालीम में मुलाजिम रहे, फिर महकमा इंतज़ामिया में मुलाजमत इख्तियार कर ली, जहाँ तरक्की करते करते स्टैंड होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँच गए। असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे। इनके मज़ामीन में मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा बहुत मशहूर है। दिल्ली की बामहावरा ज़ुबान संजीदा ज़राफ़त के अलावा वाक़ई निगारी के लिहाज से भी इनके मज़ामीन को उर्दू नसर के शहपारों में शुमार किया जाता है, क्योंकि जब तहरीर लिखी जाती है तो आपकी जो तहरीरें हैं, जब हम पढ़ेंगे भी तो उसमें मुहावरात का इस्तेमाल ज़रूर है, लेकिन बड़ी दिल्ली की बामहावरा ज़ुबानें कि दिल्ली के लोग बड़े अंदाज से जुमले की अदायगी किया करते थे। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के मज़ामीन के मजमूए मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाया हो चुके हैं। इसके अलावा भी हम मुतअद्दिद, जब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो हमें ग़ुलाम अब्बास मिलेंगे मज़ाहिया, हमें पतरस बुखारी मिलेंगे। तहरीरों में अदीब पतरस बुखारी के भी हम जितने भी तकरीबन मिज़ाह निगारों को पढ़ेंगे, उनके मज़ामीन छपते हैं और मज़ामीन पतरस कहलाते हैं, मज़ामीन ग़ुलाम अब्बास कहलाता है। तो हम आगे मुतअद्दिद अदीबों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें मिज़ाह में मज़ामीन मिलते हैं, कोई तवील तसनीफ़ नहीं होती। अब हम आते हैं सबक ओं पर। सबक का मकसद क्या है, पढ़ाने का मकसद, और ये ओं होती क्या है। तलबा को इस बात का दर्स दिया जा रहा है इस सबक में, क्योंकि जो हमारे मकासद हैं वही हमारे इस सबक के मरकज़ी ख़याल बनता है। ये याद रखिए, मैं बारहा आपको अपनी क्लास के लेक्चर में भी, जब हम क्लास लेते हैं तब भी आपको अच्छी तरह से बताते हैं कि आया इस सबक का पढ़ने का मकसद क्या है। तो सबक ओं रोज़मर्रा इस्तेमाल में बहुत होता है। ये उसी वक्त किया जाता है जब तलबा किसी चीज़ को टालते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और जब नज़रअंदाज कर दिया जाता है उस बात को फ़कत एक लफ्ज़ कह के, जिस अल्फाज की गर्दान आप बारहा करते हैं, छुट्टियां हो रही हैं, बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो इम्तहान बहुत दूर है, बहुत टाइम है, माँ बाप नहीं पढ़े, बच्चे थक गए हो, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ना। तो जब हम मुतअद्दिद बात में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन वो लफ्ज़ हमारी शख्सियत पर, हमारे किरदार पर, हमारे मुस्तक़बिल पर बहुत असरअंदाज होता है। और इसी सबक में जब आप इस सबक का अच्छी तरह से मुताला कीजिएगा, इस सबक की तहरीर को पढ़िएगा, जिसमें आप मुहावरे तलाश करेंगे। जब आप जमात में आ जाएंगे, क्लास इंशाअल्लाह ताला हमारी शुरू होगी, तो मैं आपसे ख़ुद पूछूंगी कि आप इसमें कितने ऐसे मुहावरात हैं जो कि मुसन्निफ़ ने इस्तेमाल किए हैं। जैसे हमें इस सबक पहले ही सबक में सफ़े पे मिल जाता है, खाने पीने और उड़ाने को मुफ्त मिलता है। फिर हमें मिलेगा, इसी में देखिए मुहावरा एक है, सिफारिश के बल पर। तो मुतअद्दिद ऐसे मुहावरे हमें मिलेंगे जो हम
اس سبق میں سے نکال سکتے ہیں۔ پھر جب آپ دوسرا اس میں آپ کو دیا گیا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کا مفہوم، جب بھی آپ کو کوئی عبارت ملتی ہے تو یقیناً آپ حوالہ دیجئے، حوالہ دینے کے بعد اس میں سیاق و سباق جو ہم تحریر کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں مل رہا ہے کہ مصنف اس سبق میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں، فقط اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم متعدد بار اسی لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ لفظ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو وقت پہ بجا لانے نہیں ادا کرنے دیتا اور ہم ٹال دیتے ہیں۔ اور جو لوگ وقت پہ کام نہیں کرتے، پورا سبق وقت کی اہمیت پر ہے، والدین کی ذمہ داریوں پر ہے کہ کس طرح سے ہمیں والدین اس وقت کے موجودہ ترقی یافتہ دور کے والدین اپنی اولاد پر کس طرح نظر رکھیں، کس طرح سے انہیں ذمہ داری کی طرف راغب کریں تاکہ طلباء میں اور اولاد میں ایک اچھی ذمہ دار شخصیت اور شہری بن کر سامنے آئیں۔ تو اس سبق کو پڑھیے گا، پڑھنے کے بعد اس میں سے محاورات نکالیے گا۔ ہم اس سبق کا پہلے مرکزی خیال کر لیتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں آپ کو اس سبق کا مرکزی خیال کرواؤں گی۔